के मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 में 3 पार्ट हुआ है। तो इस 3 पार्ट में अपूर्णांक का 2 परिभाषा कल हम बतला दिए थे, पिछले पार्ट में बतलाए थे ना। 2 पूर्ण संख्याओं के बीच 2 लगातार, 2 पूर्ण नहीं कहेंगे, 2 लगातार पूर्ण संख्याओं के बीच की संख्याएं अपूर्णांक कहलाती है। जैसे उदाहरण दिए थे, मान लो 8 और 9, 7, 8, 9 3 लगातार संख्या है ना। 3 लगातार कोई पूर्णांक ले लो या 2 लगातार पूर्णांक लो, 3 लगातार संख्या है गिनती का, तो 2 लगातार कोई ले लो। तो 2 लगातार पूर्ण संख्याओं के बीच की संख्याएं अपूर्णांक कहलाती है। एक ये बतलाए थे, ये भी बतलाए थे। अंश बटा हर में अगर हर अंश को पूर्ण रूप से नहीं काटता है, यानी कोई भी भिन्न जिस भिन्न के अंश को हर पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करता है, तो ऐसी संख्या अपूर्णांक कहलाती है। पिछले पार्ट में ये भी बतलाए थे। जैसे ये तो जान रहा है ना, 5 को 0.6 में जोड़ना है, तो दशमलव वाला जोड़ में क्या होता है, पहले 5 लिखेंगे, जिसके आगे पीछे दशमलव नहीं हो उसमें कोई दशमलव वाला अंक जोड़ोगे या घटाओगे, तो ऐसी स्थिति में जिसके आगे पीछे दशमलव नहीं है तो इसमें कोई दशमलव वाला अंक जोड़ना है, तो आगे में हम दशमलव देंगे। 5 दशमलव, दशमलव के बाद जितना भी शून्य देंगे तमाम शून्य कट जाता है, हट जाता है। तो अब 5 में 0.6 जोड़ना है, तो 5 लिखो। अब 0.6 कैसे लिखेंगे, तो दशमलव के सामने नीचे में दशमलव लिखा जाता है। तो 5 के आगे या पीछे कहीं नहीं दशमलव है, तो ऐसी स्थिति में आगे में दशमलव दे दो। अब 0.6 जोड़ना है, तो ये दशमलव इस दशमलव के सामने में दो और 6 जोड़ो। 6 के ऊपर में कुछ नहीं है, यानी 5 के आगे दशमलव दिए तो यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब शून्य दे देंगे, क्योंकि दशमलव के आगे वाला शून्य को काट दिया जाता है, कोई वैल्यू नहीं रहता है अगर शून्य के आगे कोई अंक नहीं हो। तो ये सब तो बेसिक चीज़ें मालूम है। तो 5.0.6 देखो, इसको जोड़ करके 0.6.6.5.6 हुआ। तो किसी भी पूर्ण अंक में कोई दशमलव वाला जोड़ोगे, तो ये 5 में 0.6 जोड़े तो 5.6 हुआ। इसका अर्थ है, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 5.6, समझा। इसको अलग करने वाली बात होगी तो 5 को अलग कर दो और जोड़ 0.6 को अलग कर दो। इसी तरह मान लो लिखा हुआ है 35.38, इसका अर्थ क्या हुआ, 35 दशमलव के पहले वाला पूर्ण अंक होता है, तो 35 जोड़ 0.38 दशमलव सहित अलग कर दो। क्या ये सत्य है? इसीलिए सत्य है। 35 को इसको जोड़ेंगे तो 35 में दशमलव वाला जोड़ना है, तो 35 के आगे पीछे या बीच में कहीं नहीं दशमलव है, तो जब कहीं नहीं दशमलव दिखलाई दे तो सबसे आगे में दशमलव दे दो। तो यहाँ दशमलव दे दिए। अब दशमलव के बाद कितना शून्य देंगे यह निर्भर करता है इसमें तू जोड़ क्या रहे हो। तो 35 में 0.38 जोड़ रहे हैं, तो दशमलव जो है इस दशमलव के सामने में देंगे, 0.38। अब देखो 3 के ऊपर 8 के ऊपर कुछ नहीं है, तो अपने मन से शून्य दो। अब इसको जोड़ोगे तो 83.35, यानी जोड़ करके 35.38 हुआ।
इसका मतलब 35.38 को अलग करेंगे तो दशमलव से पूरा वाला अलग कर लो, इसमें जोड़ दो दशमलव सहित 0.38 हम होगा इसका। समझ गया ना? इससे कुछ निष्कर्ष निकल रहा है। जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं 3.6, तो इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ हुआ इसमें दशमलव के पहले वाला अंक ले लो 3 जोड़ 0.6 जोड़ा हुआ है। इसमें ध्यान दो तो 3 गिनती की संख्या है ना, और गिनती की संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, यानी 3 पूर्णांक है ना, 3 पूरी अंक है, पूर्ण अंक है, इंटीगर्स है, तो 3 पूर्ण अंक हो गया। और 0.6, तो 0.6 का अर्थ क्या हो गया? 0.6 का अर्थ हुआ 3 जोड़, इसको तोड़ेंगे तो 6, दशमलव के लिए 1, दशमलव का आगे 1 अंक है तो 1 शून्य, तो 3 तो पूरी अंक है, पूर्णांक है। लेकिन ये 6/10 जो है, 6 का 10वां भाग पूर्ण संख्या है, बोलो तो पूर्णांक है? इसलिए नहीं पूर्णांक है क्योंकि इस टाइप में ये याद रखो 6/10, इसका क्या अर्थ हुआ? ऊपर वाला को कोई वस्तु या रुपया हमेशा मान करके चलो, कोई फल ही मान करके चलो, और नीचे वाला को हमेशा आदमी मान करके चलो। अगर हम 6 रुपया को 10 आदमी में बांटते हैं तो पूरी रुपया 1 रुपया करके मिलेगा? नहीं मिलेगा, 60 पैसा मिलेगा। 60 पैसा न तो पूरी रुपया है, जो कहाँ पर स्थित है? 1 रुपया और 2 रुपया के बीच में है ना। यानी 6 का 10वां भाग अपने आप में पूरा नहीं है। अगर हम लोग कहें 6 का दूसरा भाग, तो 6 रुपया को 2 आदमी में बांटेंगे तो 3 रुपया, तो ये पूरी अंक है, काट करके पूर्णांक है। फिर कहेंगे 6 का तीसरा भाग, यानी 6 रुपया को 3 आदमी में बांटो तो कितना पड़ेगा? 2 रुपया पड़ेगा। 3 दूनी 6, तो 6/3 में कट करके 2 आएगा, तो 6/3 पूर्ण अंक है। फिर वही 6 में मान लो 6 रुपया को हम लोग 4 आदमी में बांटे, तो 6 रुपया को 4 आदमी में बांटोगे तो 4 रुपया एक आदमी को मिलेगा, बच जाएगा 2 रुपया। फिर 2 रुपया 4 आदमी को बांटो तो 50 पैसा मिलेगा, यानी 1 रुपया 50 पैसा प्रत्येक आदमी को मिलेगा। 1.5 रुपया, तो 1.5 रुपया, ये तो 1 रुपया और 2 रुपया के बीच में है 1.5 रुपया। 1.5 रुपया कहाँ है? 1 रुपया और 2 रुपया के बीच में, यानी 1.5 कहाँ पर स्थित है? 2 लगातार पूर्णांक के बीच वाला अंक है। तो 2 लगातार पूर्णांक के बीच में जितने भी अनंत अंक होते हैं वे अपूर्णांक होते हैं, पूरी अंक नहीं होते हैं। कहीं भी कहेंगे हमको 1.5 अंडा दो, 1.5 अंडा, 1.5 आदमी, 1.5 अनार, कोई भी पूरा नहीं हो रहा है। 1.5 रोटी, पूरी रोटी नहीं है। तो बात को समझ रहा है? तो इसको जब समझ गया तो अपूर्णांक की परिभाषा। अब देखो, मान लो 3.6 है, इसमें ध्यान दो तो इसका अर्थ हुआ 3 जोड़ 0.6, यानी दशमलव के पहले वाला अंक पूर्ण अंक कहलाता है। इसका अर्थ हुआ दशमलव के पहले वाला, इसको तोड़े हैं तो 3 पूर्ण अंक है, और 3 के आगे जो 0.6 है ये पूरी नहीं है, ये 6/10 है, यानी 6 का 10वां भाग। तो 6 का 10वां भाग तो 1 से बहुत छोटा होगा ना। तो निष्कर्ष ये निकलता है, ऐसे अंकों का समूह या अंक जिसमें दशमलव का प्रयोग किया गया हो, जैसे 3.6 में
दशमलव के पहले वाला अंक को पूर्णांक कहेंगे और दशमलव सहित आगे वाला अंक को अपूर्णांक कहेंगे। एक बात ये भी एक परिभाषा की तरह याद रखना है। समझ रहा है? एक अंक का संख्या हो या 2 अंक का संख्या हो या 3 अंक की संख्या हो, यानी एक या एक से अधिक अंकों की संख्या में दशमलव से पहले वाला अंक को पूर्ण अंक कहेंगे और पूर्ण अंक के आगे यानी दशमलव सहित आगे के अंक को अपूर्णांक कहेंगे और पूरी संख्या को अपूर्णांक कहेंगे। 3.6 इसका अर्थ हुआ 36/10। 36 का 10वां भाग है जो कि पूरी अंक नहीं है। तो 2 परिभाषा बतला दिए थे। तीसरी परिभाषा ऐसे एक या एक से अधिक अंक के आगे पीछे या बीच में अगर कहीं दशमलव का प्रयोग हो तो संपूर्ण संख्या अपूर्णांक कहलाता है। इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, 3.0 देखो, तो ये भी तो दशमलव वाला संख्या हो गया, लेकिन दशमलव के आगे सिर्फ 0 नहीं हो और मतलब एक या एक से अधिक अंकों की संख्या में दशमलव के आगे अगर 0 नहीं हो, सिर्फ 0 के अलावा कोई अंक हो, मान लो 1 है आगे में 0 के आगे या पीछे में ही 1 है, तो दशमलव के आगे तो 0 है लेकिन अंतिम में है तो अंतिम वाला 0 कट जाएगा, कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए एक या एक से अधिक अंकों का समूह जिसमें दशमलव का प्रयोग किया गया हो और दशमलव के आगे सिर्फ 0 नहीं हो बल्कि 0 को छोड़ करके या 0 सहित कोई अंक हो, तो ऐसी पूरी संख्या को हम लोग अपूर्णांक कहेंगे। अब जैसे कहेंगे 5, इसमें आगे पीछे कहीं नहीं दशमलव है, इसका मतलब ये पूर्ण अंक है। यही कहेंगे 5.1 या 5.01 या मान लो 5.1005। तो ये सब कैसी संख्या है? ये सब ऐसी संख्या है जिसमें दशमलव का प्रयोग हुआ है, या मान लो सिर्फ एक अंक का ही लिखो 0.3। ये चारों पर ध्यान दो तो 1 2 3 4 चारों संख्या में दशमलव का प्रयोग किया गया है और दशमलव के आगे सिर्फ 0 नहीं रहना चाहिए। 0 या तो दशमलव के सबसे आगे रहे या दशमलव के बाद 0 रहे, तो 0 के बाद कोई गिनती की संख्या रहे, 1 2 3 4 5 6 जो भी रहे, तो ऐसी स्थिति में पूरी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? अपूर्णांक। समझा इसको? तो अपूर्णांक का कंसेप्ट बन गया। लिख देते हैं इसकी परिभाषा। ये तीसरी परिभाषा देखो, जो समझाए हैं उसी को लिखे हैं। एक या एक से अधिक अंकों के समूह। अंक किसको कहते हैं ये पहले ही बता दिए हैं। 0 1 2 से लेकर के 9 तक ये सब अंक कहलाता है, बतलाए थे ना। और इसको हम लोग संख्या भी कहते हैं, लेकिन ये पूरी प्योर अंक हो गया 0 से 9 तक। अब गिनती में कितना है? 10। इसी 10 अंकों के सहारे दुनिया का अनंत अंक, ये दुनिया की अनंत संख्याएं बनती है ना। कुछ भी लिखोगे, कोई भी छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या, तो इन्हीं 10 अंकों का सहारा लेकर के तो देखो, एक या एक से अधिक अंकों के समूह को अपूर्णांक कहते हैं। अगर अंकों के समूह में
कहीं भी दशमलव का प्रयोग किया गया हो। कब कहेंगे? जब अंकों के समूह में कहीं भी दशमलव का प्रयोग किया गया हो और दशमलव के बाद यानी आगे सिर्फ शून्य नहीं हो बल्कि शून्य के अलावा कम से कम एक गिनती की संख्या हो। तब इसको ध्यान से समझ लो। तो लास्ट के है ये टॉपिक। जैसे एक या एक से अधिक अंकों के समूह को अपूर्णांक कहते हैं। अगर अंकों के समूह में कहीं भी दशमलव का प्रयोग किया गया हो, चाहे आगे करो या पीछे करो या बीच में करो, कहीं भी किया गया हो और दशमलव के बाद सिर्फ शून्य नहीं हो, तो दशमलव का प्रयोग होगा लेकिन दशमलव के आगे सिर्फ शून्य नहीं होना चाहिए बल्कि गिनती का कम से कम एक अंक होना चाहिए। जैसे हम लोग लिखेंगे 0.1, तो 0.1 ये सिर्फ एक अंक है, इसमें पीछे में दशमलव का प्रयोग किया गया है तो ये अपूर्णांक हो गया। अगर हम लोग लिखेंगे 0.2, 0.3 इसी तरह से 0.9 तक, है ना। फिर देखो ये 0.11, 1.1, 1.12, सब में दशमलव का प्रयोग है। 1.0005 आदि। पूर्णांक और अपूर्णांक का क्लियर कंसेप्ट हुआ। सम संख्या, विषम संख्या ये तो बचपन से ही कोई भी जान रहा होता है। जो दो से पूर्ण रूप से, जो संख्या दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो उस संख्या को सम संख्या कहते हैं, और जो दो से विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। दो से विभाजित होने वाली संख्या 2, 4, 6, 8, 10 ... है ना। इसी बात गिनती की पहली संख्याएं विषम संख्या है। इसका अलग से भी हम परिभाषा लिख देते हैं। ये तो सम संख्या का फेमस परिभाषा है। सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, इससे पहले एक और परिभाषा। सम संख्या की पहली परिभाषा, दो संख्या दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। दो से विभाजित होने वाली 2, 4, 6, 8, 10, 12 अनंत संख्याएं हैं जो दो से विभाजित होती है, तो ये तो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। दूसरी परिभाषा देखो तो, जिस संख्या के गुणनखंड में एक गुणनखंड 2 हो तो ऐसी संख्या को सम संख्या कहते हैं। तो गुणनखंड जान रहा है? गुणनखंड का अर्थ होता है, दो बात होती है, ध्यान से देखो। अगर हम लिखते हैं 2 गुने 3 बराबर 6 होता है ना, तो यानी 6 को हम लोग गुना के रूप में अगर तोड़ेंगे तो क्या क्या लिख सकते हैं। तो 6 को गुना के रूप में तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 1 दूनी 2 तिया 6। ये दूसरा 6 बराबर 2 तिया 6, ये भी सही है। पहले इसको छोड़ करके इसको समझो। अगर मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 24, तो इसको 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24 लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं 4 छके 24, ऐसे भी लिख सकते हैं 8 तिरिक 24, ऐसे भी लिख सकते हैं 12 दूनी 24। तो दी गई संख्या को गुना के रूप में तोड़ना गुणनखंड कहलाता है। यानी कोई संख्या 6 दिया हुआ है, इसको गुना के रूप में तोड़ते जाओ तो 1 गुने 2 गुने 3, 3 भाग में टूटा। 6 को जब हम गुना के रूप में तोड़ते हैं तो यहाँ 3 भाग में टूटा। 6 को गुना के रूप में तोड़े तो 2 भाग में भी तोड़ सकते हैं।
24 को गुना के रूप में तोड़े तो देखो 1 2 3 4 5, 5 भाग में टूटा। यहाँ पर 2 भाग में तोड़े तो दी गई संख्या को गुना के रूप में तोड़ने पर जितना भी भाग प्राप्त होता है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, तो गुना के रूप में तोड़ने पर हमें जितने भी अंक प्राप्त होते हैं या संख्या प्राप्त होता है, सभी अंकों को गुणनखंड कहा जाता है। यहाँ 6 का पहला गुणनखंड 1 हुआ, दूसरा गुणनखंड 2, तीसरा गुणनखंड 3। 6 का पहला गुणनखंड 2, दूसरा गुणनखंड 3। तो गुना को गुणनखंड यानी गुना के रूप में खंड खंड लिखना गुणनखंड कहलाता है। किसी भी दी गई संख्या को गुना के रूप में खंड खंड कर देना, जोड़ के रूप में नहीं, गुना के रूप में। जोड़ के रूप में करोगे तो 6 बराबर लिख सकते हैं ना, 2 जोड़ 4। तो ये देखो जोड़ के रूप में हम खंड खंड किए हैं, है ना ऐसी बात। यहाँ गुना के रूप में खंड खंड किया हुआ है। ये 6 गुना के रूप में खंड खंड नहीं किया गया है, ये जोड़ के रूप में है ना। ये देखो तो 6, 1 दूनी 2 तिया 6, 24 देखो 4 गुने 6 गुना के रूप में खंड खंड किए। तो दी गई संख्याओं को गुना के रूप में खंड खंड करना, अलग अलग करना गुणनखंड कहलाता है। और दी गई संख्या को हम जितने खंड में बांटते हैं, गुना के रूप में जितने खंड में बांटते हैं, यहाँ पर 2 खंड में बांटे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 खंड में बांटे। तो दी गई संख्या को गुना के रूप में हम जितने खंड में बांटते हैं, प्रत्येक खंड गुणनखंड कहलाता है, यानी फैक्टर कहलाता है। समझा। फिर देखो, मान लो हम कहते हैं 18, तो 18 को गुना के खंड खंड में बांटो, यानी गुणनखंड के रूप में लिखो। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 9 लिख सकते हैं, 2 या 2 तिया 6 तिया 18 ये भी लिख सकते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुने 2, 1 दूनी 2 नामन 18 लिख सकते हैं ना। या 2 नामन 18। किसी के फैक्टर में 2 नहीं हो जाएगा तो वो समझ। या 2 नामन 18 या 2 तिया 6 तिया 18। देखो ये सब बात सही है। 18 को हम गुणनखंड के रूप में कितने तरह से लिख सकते हैं तो ध्यान दो। पहला तरीका, दूसरे ढंग से, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। जब दी गई संख्याओं के गुणनखंड में गुना का प्रयोग हो और खंड खंड में बांटे तो प्रत्येक खंड को फैक्टर कहेंगे। तो अब 18 का कितने फैक्टर है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, 1 2, यहाँ पर 3 2 बार है, 1 2 3 फैक्टर हो गया, जिसमें पहला फैक्टर 2 है, दूसरा फैक्टर 3 है जो 2 बार आया है। एक चीज ध्यान दो तो 18 का जब हम गुणनखंड करते हैं, पहला गुणनखंड में 2 आया है, हर हाल में आया 2 आएगा, कैसा भी गुणनखंड करो। दूसरा में भी 2 आया, तीसरा में भी 2 आया। कि तीसरा में 9 नहीं है, नहीं है, प्रत्येक इस दूसरा में 3 नहीं है, 9 को तोड़ेंगे तब 3 आएगा। फिर तू ध्यान दो, मान लो अगर हम लिखते हैं 30, तो इसको क्या क्या इसका गुणनखंड होगा, 1 दूनी 2 तिया 6 पंचे 30। एक तो ये होगा। हम क्या कहना चाहते हैं ध्यान से देखते जाओ, अपने क्लियर हो जाएगा। या ये भी लिख सकते हैं 2 तिया 6 पंचे 30 होगा। या 6 गुने 5 6 पंचे 30।
या 15 दूनी 30 लिख सकते हैं ना। तो 30 का जैसा भी हम लोग गुणनखंड करें, ये भी गुणनखंड है, 1 दूनी 2 या 6 पंचे 30। इसमें कितना गुणनखंड प्राप्त है? 1 2 3 4। 30 का यहाँ पर पहला गुणनखंड 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। 30 के इस गुणनखंड में 3 अंक है ना। 2 या 6 पंचे 30, इसमें 6 पंचे 30 2 है, इसमें 15 दूनी 30 1 2 है। तो इस 6 को भी हम लोग कैसे लिखेंगे? तो 2 या 6 यानी 6 गुने 5 भी लिख सकते हैं। तो निष्कर्ष ये है, 30 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 किसी भी सूरत में प्राप्त होगा। देखो गुणनखंड 2 तरह के होते हैं, ये पढ़ेंगे ना, अभाज्य गुणनखंड, भाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या बतलाए हैं, हाँ। और तब तो समझ जाएगा। जैसे इसमें 12 का तो 4 किया, 12 तो 2। रुक जाओ थोड़ा। अभाज्य संख्या तो बतलाए हैं, हाँ। जिस संख्या में एक और स्वयं से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, किसी तीसरी संख्या से नहीं। ये पार्ट 1 या 2 में पढ़ाए हैं, तो खैर एवरेज में। तो जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में एक गुणनखंड 2 हो, तो ऐसी संख्या को सम संख्या कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं? तो मान लो अगर हम 30 का गुणनखंड करते हैं, तो ऐसी संख्या आना चाहिए जो एक ही बार आवे। कहने का अर्थ ये हुआ, तो सॉरी एक ही बार कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड उस गुणनखंड को कहते हैं जिस गुणनखंड का प्रत्येक गुणनखंड अभाज्य संख्या होती है। समझ गए। तो 30 का अभाज्य गुणनखंड एक होता है, देखो भाज्य गुणनखंड, दूसरा होता है अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड 2 तरह का होता है। भाज्य गुणनखंड का क्या अर्थ हुआ? अगर 30 का हम लोग लिखते हैं 6 पंचे 30, ये सही है। तो इसमें देखो 6 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 6 एक और स्वयं से कटने के बाद 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो 6 है भाज्य संख्या। तो जिस गुण ये 5 अभाज्य है। तो दी गई संख्याओं के गुणनखंड में अगर कम से कम एक गुणनखंड भाज्य संख्या हो, तो ऐसा गुणनखंड भाज्य गुणनखंड कहलाता है। कम से कम एक, इसको हम लिखाएंगे अलग से, रियल नंबर 10th में है, समझा ना। दी गई संख्या के गुणनखंड में कम से कम एक गुणनखंड, एक फैक्टर भाज्य संख्या हो, तो ऐसे गुणनखंड को हम लोग भाज्य गुणनखंड कहेंगे। ठीक। अब 30 का गुणनखंड फिर क्या लिख सकते हैं? 1 दूनी 2 या 6 पंचे 30। इस पर ध्यान दो तो देख लो, इसमें 30 के अभाज्य गुणनखंड में, सॉरी 30 के गुणनखंड में एक भी अभाज्य, एक न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। 2 अभाज्य संख्या है, हाँ अभाज्य। 3 भी अभाज्य संख्या है, हाँ। 5 भी अभाज्य संख्या है। हाँ। तो 30 का ये गुणनखंड जो है 1 2 3 4, इसमें एक भी भाज्य संख्या नहीं है, इसलिए 30 के इस गुणनखंड को अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। अब देखो, जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में एक गुणनखंड 2 हो, तो ऐसी संख्या को सम संख्या कहते हैं। समझ गया? तो 30 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है, एक संख्या 2 है, इसलिए 30 क्या कहलाएगा?
सम संख्या जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, 30 के अभाज्य गुणनखंड में, ध्यान से देखते जाओ, जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में एक गुणनखंड, यहाँ पर 1 2 3 4 गुणनखंड है, तो एक गुणनखंड 2 हो, एक गुणनखंड 2 है, तो ऐसी संख्या को, यानी ऐसी संख्या को सम संख्या कहेंगे। समझ गया? जैसे में क्या लिखेंगे, जैसे 30 होगा, 30 क्या, एक और से उदाहरण लो, जैसे 2। अब 2 का अभाज्य गुणनखंड देखो, 2 का अभाज्य गुणनखंड, 2 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुने 2 होगा, 1 गुने 2, 2 के अभाज्य गुणनखंड में, जो कि 1 और 2 दोनों अभाज्य संख्या है, तो इसमें 1 को 2 आ गया, 2 भी अभाज्य, इसीलिए 2 क्या है, सम संख्या है। जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 आवे, वह संख्या सम संख्या कहलाएगा। 2 के अभाज्य गुणनखंड 1 गुने 2 में 2 आया, देखते जाओ, 4, 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2, 1 दूनी 2 दूनी 4, 2 आ गया, कम से कम 1 2 आवे, इसलिए 4 सम संख्या है। कोई भी उदाहरण लो, 7, 7 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 1 दूनी 2 दूनी 4, 4 या 12 पंचे 60, देखो सब अभाज्य संख्या आ गया। तो 60 के अभाज्य गुने 2 आवे, उसे सम संख्या कहेंगे। और जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 नहीं आवे, तो ऐसी संख्या को विषम संख्या कहेंगे। समझा बात को? तो सम संख्या का ये उतार लो, और विषम संख्या भी समझ गया। जो 2 से विभाजित नहीं हो, उसे विषम संख्या कहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 नहीं आवे, वह संख्या विषम संख्या होगा। तो अगले पाठ में उदाहरण देंगे। अब मान लो 9, इसका गुणनखंड करो तो 1 या 3 या 9, अभाज्य गुणनखंड हुआ 9 का, तो इसमें 2 नहीं ना आ रहा है 9 के अभाज्य गुणनखंड में, तो 9 हो गया तुमको विषम संख्या। कोई भी उदाहरण ले सकते हो, मान लो 25 या 27, 27 का गुणनखंड 1 या 3 या 9 या 27, देखो 4 को गुणनखंड प्राप्त हुआ, तो 27 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो नहीं आया, नहीं आया, इसीलिए 27 विषम संख्या है। 33 सम है कि विषम, तो 33 का अभाज्य गुणनखंड निकालो, 1 या 3 को 11 से गुना करेंगे तो 33, 33 के अभाज्य गुणनखंड में 2 नहीं आया, इसीलिए 33 विषम संख्या है। तो ये लिखा दिए, और कल बतलाएंगे सम संख्या एवं विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ना है, समझा ना।